अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान बिलाल शेख आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त और बड़े अच्छे सहाफ़ी सदीक़ जान। सदीक़ साहब का बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सदीक़ साहब, एक दो बड़े अहम मामलात थे, मौज़ूआत थे जिन पर मैंने मुनासिब समझा कि आपसे राय ली जाए। एक तो मामला जो ये है सियासत में बड़ा गरम चल रहा है मामला, साबिक़ DGI जो हैं ज़हीरुल इस्लाम साहब, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, उस हवाले से नवाज़ शरीफ साहब का एक बयान आया है जिस पर बड़ी लेदे हो रही है पूरे पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं कि इन इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है और क्या ये सही टाइमिंग है जिस इन इल्ज़ामात के हवाले से? बहुत शुक्रिया सर। एक तो बड़ी खुशी हुई आज आपके साथ, मैं मेरा ख्याल है पहली बार वीडियो आपके साथ कर रहा हूँ। तो हम तो आपसे सीखते भी रहे हैं और आप सीनियर भी हैं। हम आपसे सीखते हैं? नहीं, ये डिजिटल मीडिया ज़ाहिर है हमने आपसे पहले शुरू कर लिया, लेकिन ज़ाहिर है जर्नलिज़म तो आप बहुत अरसे से कर रहे हैं और हम आपसे सीखते हैं। सर, ये बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब की एक तो टाइमिंग के हवाले से तो ये टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से मैं डिटेल से एक वीडियो में बात कर चुका हूँ। क्योंकि मियाँ साहब को एक इस्लामी मुल्क की तरफ से और उसकी तरफ से भी मियाँ साहब को थोड़ी सी हलशरी मिली है, और जैसे मियाँ साहब को उनकी तरफ से थोड़ी सी सपोर्ट मिली है तो मियाँ साहब फिर शेर बन के और खड़े हो गए। और क्योंकि इस वक्त एक अलायंस है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 4-5 मुल्कों का, और उन मुल्कों का मसला ये है, अमेरिका चाहता है पाकिस्तान पे, मतलब उस तरह से तो अमेरिका के असर रसूख नहीं रहा, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को जो है वो तस्लीम करे। क्योंकि आपको पता ही है कि अमेरिका की कोशिशों से ये UAE वाला हुआ और अरब ममालिक भी तस्लीम करने की तरफ जा रहे हैं। तो अमेरिका को ये मसला है, और अमेरिका क्योंकि इसराइल के पाकिस्तान से तस्लीम करवाना चाहते हैं इसराइल को, तो इसराइल और अमेरिका दोनों इस मामले में एक पेज पर हो गए। फिर आप आ जाएं कि और मुल्कों को हमारे साथ क्या मसला है। भारत है, भारत तो डेफिनेटली हमारा दुश्मन मुल्क है। तो इस तरह से ये 3 मुल्क एक पेज पर आ गए, अमेरिका और इसराइल और भारत। अब जो अफसोसनाक मामला है वो है हमारे इस्लामी मुल्क का, सऊदी अरब का। सऊदी अरब का मसला ये है कि जो नवाज शरीफ ने बात की है कि OIC के मुकाबले में जो है वो कोई नया ब्लॉक नहीं बनना चाहिए। वो मसला ये है कि पाकिस्तान की जो कुर्बत बढ़ी तुर्की के साथ और मलेशिया के साथ, और वो किस लिए बढ़ी? क्या उसमें कोई इमरान खान अपनी ज़ाती मफाद चाहते थे? क्या इमरान खान को मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहते थे? क्या इमरान खान को LNG की कोई डील करना चाहते थे? कोई ठेके लेना चाहते थे? कोई अपने बच्चों को वहाँ पे कारोबार या मिलें लगा के देना चाहते थे? ऐसा नहीं था। इमरान खान के 3 आइडियाज़ थे। एक ये था कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ ये तीनों मुल्क मिलकर काम करें। दूसरा ये था कि हम अपना जो इस्लाम का, पाकिस्तान का या उन इस्लामी मुल्कों का, या मेन तो है इस्लाम का मौक़िफ़ दुनिया भर में पेश करने के लिए, पहुंचाने के लिए हम इंग्लिश एक चैनल लाएँ जिसकी एक से हो, जिसका एक इन्फ्लुएंस हो, जिसके ज़रिए एक मैसेज पहुँचे और मनापली टूटे। ये जो जिन मुल्कों की पहले एक मनापली है और जिनका असर रसूख है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, इसलिए वो एक चैनल लाना चाहते थे। तीसरा ये था कि ज़ाहिर है पाकिस्तान को वो मुल्क इस वक्त अच्छे लगते हैं, या पाकिस्तानियों के दिल में उन मुल्कों की मोहब्बत बढ़ती है जो कश्मीर पे बात करते हैं। चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, जो कश्मीर पे बात करेगा पाकिस्तानियों के दिल में उसका एहतराम बढ़ेगा। अब पाकिस्तान का क्या मुतालबा था? पाकिस्तान का मुतालबा सऊदी अरब से सिंपल सा था कि आप कश्मीर के ऊपर बात करें। आपकी बात की इम्पोर्टेंस है क्योंकि आप ज़ाहिर है अमेरिका से तल्लुकात भी और सारे मामलात, लेकिन उन्होंने अपने ज़ाती कारोबार को वो देखते हैं जो उनके भारत के साथ कारोबार है। भारत के साथ जो कारोबार है सऊदी अरब का, वो किसी एक भी इस्लामी मुल्क के साथ उतना बड़ा कारोबार नहीं है जितना जिस हुजम की तिजारत और जितना उनका कारोबार जो है वो भारत के साथ है। तो और जहाँ तक बात रही OIC की, OIC तो उसके तो बनने का मकसद ही फौत हो गया ना, जब आपने इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया और फ़लस्तीन को एक तरह से सरेंडर कर दिया आपने, अरब मुल्कों ने फ़लस्तीन के ऊपर आपने खामोशी इख्तियार कर ली, तो बात ही ख़त्म होगी। ये तो होगी नवाज शरीफ साहब के बयान की जो टाइमिंग है कि क्यों मियाँ साहब इस मौके के ऊपर, क्योंकि सऊदी अरब भी ये पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है कि पाकिस्तान तुर्की और मलेशिया के करीब ना जाए। उनको लगता है कि ये अगर ये 3 मुल्क एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो एक नया ब्लॉक उम्मत मुस्लिमा का बन जाएगा, और डेफिनेटली बनेगा जहाँ पे पाकिस्तान और तुर्की खड़े होंगे। तो अब इस्लामी दुनिया में उस ब्लॉक का कद काठ बड़ा होगा जहाँ पे पाकिस्तान और तुर्की और मलेशिया तीनों मुल्क खड़े होंगे। और फिर जहाँ पे ये देखें आपके ईरान और चाइना करीब आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान में अमन आ रहा है, यहाँ पे असर रसूख चाइना का मज़ीद बढ़ेगा, भारत का असर रसूख ख़त्म होगा, अमेरिका का असर रसूख ख़त्म होगा। तो ऐसे लग रहा है कि ये 4 इस्लामी मुल्क यानी तुर्की, ईरान,
मलेशिया, पाकिस्तान, फिर साथ चाइना भी खड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बहुत एक्टिव है। और मियाँ साहब को इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इसलिए, जो ख़ुद वो कह रहे हैं कि मुझे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है। तो ये एक एक हैरानकुन चीज़ कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अगर उनको सपोर्ट कर रही है तो क्या इसका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान में फ़ौज को कमज़ोर करें, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात दें, फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं। देखें, एक होता है कि आप फ़ौज पे तनकीद कर सकते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। फ़ौज के ऊपर ये नहीं है कि कोई फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती। अगर कोई गलत तौर पर कोई काम कर रहा है, कोई जर्नल, तो उसके ऊपर भी तनकीद हो सकती है, आप नाम लेके कहें। लेकिन आप जब एक माहौल इस तरह का बनाते हैं कि आप ओवरऑल पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक इश्तिहाल लोगों को दिलाते हैं, लोगों में नफ़रत पैदा करते हैं, लोगों में जो है वो कदूरतें पैदा करते हैं, आप उनको जो है वो गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, इससे बहरहाल बहुत नुकसान होता है। भारत में की जो अखबारात हैं, मीडिया, उन्होंने भी इस बयान को नवाज शरीफ साहब के बहुत उठाया है और तो उनको भी लगता है कि इससे बहुत खुशी हुई है इस बयान से, शायद उनके बहुत ज़्यादा खुशी है। देखें, उनका तो मकसद सर्व हो गया। ये इस वक्त अजीत दोवल जो है उनका तो उनकी तो डॉक्ट्राइन यही है। वो कहते हैं कि दुश्मन के साथ सरहदों पर मत लड़ो, लड़ाई को दुश्मनों के घर में ले जाओ, उनको वहाँ पे घर में, उनके घर में इंतशार फैला दो, उनको आपस में लड़वा दो। तो वो कर रहे थे, पहले बलूचिस्तान में वो कर रहे थे, वो हमारे इधर कबायली इलाकों में कर रहे थे। अभी उनका असर रसूख इधर बढ़ने लगा गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे, तो वो पाकिस्तान अब उसके हवाले से सख्त इक़दाम करने जा रहा है। तो खुशी तो उधर होनी थी, डेफिनेटली होनी थी। ज़ाहिर है उनका तो मकसद सर्व हो रहा है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और पाकिस्तान की फ़ौज को भारत अपना दुश्मन समझता है और नवाज शरीफ साहब भी अपना दुश्मन समझते हैं। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि पाकिस्तान की फ़ौज के दुश्मन नवाज शरीफ और भारत, उनका आपस में ज़ाहिर है उनका अब एक पेज पर आ गया। और भारत जो है उसका बड़ा किरदार होगा, अगर ये बात दुरुस्त है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मियाँ साहब के पीछे है, तो उनका बड़ा किरदार होगा इस चीज़ में कि उन्होंने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को बताया होगा कि भाई अगर पाकिस्तान को कमज़ोर करना है तो ये बेहतरीन मौका है कि नवाज शरीफ, जिसकी इस वक्त दूसरी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, और जो एक ऐसे सूबे से ताल्लुक़ रखता है कि जिस सूबे में अभी फ़ौज के ख़िलाफ़ वो नफ़रत नहीं है, वो कदूरतें नहीं है, फ़ौज पर यहाँ पे खुदा न खास्ता हमले नहीं होते जिस तरह बलूचिस्तान में होते हैं, जिस तरह से फाटा में होते हैं, उन इलाकों में होते हैं। तो उन्होंने कहा था कहा होगा कि ये बेहतरीन मौका है कि यहाँ पे हम नवाज शरीफ को सपोर्ट करें, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट दबाव बढ़ाए, इमरान खान फारिग हो, नून लीग की हुकूमत है, और फिर हम जो है वो पाकिस्तान को रोकें कि ये उस नए ब्लॉक में ना जाए, पाकिस्तान दोबारा सऊदी अरब की गोद में जाकर बैठ जाए, वो हमें चंद टक्के देते रहें और हम उन टक्कों पे अपनी इज़्ज़त और गैरत का सौदा कर दें, और ये चीज़। तो ये मामला है। जहाँ तक दूसरा आपका सवाल था जनरल ज़हीरुल इस्लाम वाला, देखें, नवाज शरीफ कहते हैं कि उनको जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने पैगाम भिजवाया और कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। पहली बात तो ये है कि वो जो इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे कहा होता तो मैं उनको सैक कर देता। सिविल सुप्रीमेसी तो ये थी, आप मर्द बनते, आप कहते हैं कि मैंने इज़्ज़त से जीने का फ़ैसला किया। उस वक्त आप इज़्ज़त और थोड़ी सी कोई अखलाकी जुर्रत और सियासी गैरत और उसका मुजाहरा करते और आप उनको सैक कर देते। लेकिन मेरे पास इस हवाले से एक ख़बर भी है, और वो ये है कि क्योंकि अब मसला यही आ जाता है कि जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हों, वहाँ पे आप कुछ सोर्सेज पे आपको एतमाद करना पड़ता है, और जब तक दोनों साइडों से बात क्लियर ना आए। अब क्योंकि ये बात हो गई है, तो ये बहुत पहले से मुझे किसी ने बताया था कि जब नवाज शरीफ साहब ने कहा इनको, जनरल रहील शरीफ को, कि आपके एक जर्नल हैं जो कि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो धरने हो रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर उसके बाद जब अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट चेक की तो उन्होंने कहा कि आप अपना हुसैन ऑर्डर करें। वो जो आपकी वो फिरदौस कमान साहिबा का मशहूर जुमला था ना कि अपनी मंजिल तले डांग फेरो, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब अपनी मंजिल तले डांग फेरो। आपका भी एक वज़ीर है जो इस सारी चीज़ में, इन धरनों के पीछे शामिल है। और उस वक्त ये कहा जाता था कि चौधरी निसार अली ख़ान के ऊपर होता था कि चौधरी निसार अली ख़ान ये चाहते थे कि नवाज शरीफ जो हैं वो उनके ऊपर दबाव बढ़े और वो मुस्ताफ़ी हों। तो मैंने पूछा जिन्होंने मुझे ये बात की, मैंने कहा चौधरी निसार के इसमें क्या इंटरेस्ट था। वो कहते हैं कि चौधरी निसार का इंटरेस्ट ये था कि चौधरी निसार ये समझते थे और इस वजह से उन्होंने फिर बाद में पार्टी भी छोड़ी, कि वो कहते थे कि वो नून लीग में नवाज शरीफ से भी पुराने हैं, वो मुस्लिम लीग में नवाज शरीफ से भी पुराने हैं, और नून लीग में तो नवाज शरीफ के बाद वही हैं। तो वो ये समझते थे कि अगर नवाज शरीफ इस्तीफ़ा देते हैं तो अगली जो बारी होगी जिसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा वो चौधरी निसार अली ख़ान को बनाया जाएगा। तो चौधरी निसार अली ख़ान जो है वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब से पूछने वाली बात यह है
कि चलो ठीक है, आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, आपने क्योंकि इज़्ज़त से जीने का फ़ैसला आप किया है, उस वक्त आपने इज़्ज़त से जीने का फ़ैसला नहीं किया था, आप उनको सैक ना करते, कोई मसला नहीं है। आप कम अज़ कम उनको फेयरवेल तो ना देते जब वो जा रहे थे, आप प्रेस रिलीज तो जारी ना करवाते, आप उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम तो ना करते। आपने जिस तरह से उनको फेयरवेल दी, जिस तरह से आपने उनकी तारीफ़ें की, तो आप ना मिलते ना उनसे। मतलब एक जा रहा है DGISI, चलो हाजिर सर्विस था, उस वक्त तो आपको डर था क्योंकि ये शेयर उसी वक्त बनते हैं जब कोई चला जाता है, ओहदे से हट जाता है, तो फिर ये शेयर बनते हैं। जैसे आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में अब शेयर बन गए। जब वो कोर कमांडर थे, जब वो हाजिर सर्विस से, उस वक्त जरूरत नहीं हुई, लेकिन मियाँ साहब को हम चलो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, और बेनिफिट ऑफ डाउट यही है कि क्योंकि उन्होंने अब इज़्ज़त से जीने का फ़ैसला किया, उस वक्त इज़्ज़त से जीने का फ़ैसला नहीं किया था, तो इसलिए हम शक का फ़ायदा देते हैं मियाँ साहब को कि इसलिए उन्होंने आसिम सलीम बाजवा हों, उनके बारे में कुछ नहीं किया था, DGISI हों, ज़हीरुल इस्लाम कुछ नहीं किया था। लेकिन जिस दिन वो रिटायर हो रहे थे, एक तरह से हो चुके थे, और वो एक तरह की चार्ज भी दे चुके थे अगले DGISI को, अनाउंस हो गया था अगला DGISI, तो आप उनको फेयरवेल तो ना देते। जी सदीक, बहुत आपने खूबसूरत अंदाज में बताया। और नाज़रीन, जो सदीक की जो बात मेरी समझ में आई है, इनका ये कहना था कि जिस तरह भारत में खुशी मनाई जा रही है और उनका यह इंप्रेशन ये है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो आपका दोस्त होता है, तो ये इंप्रेशन भारत के मीडिया में पाया जा रहा है। और वो इस हवाले से नवाज़ शरीफ साहब की तारीफ़ें भी की जा रही हैं वहाँ पर, उनको इस बयान को बड़ा बहादुराना करार दिया जा रहा है। हालांकि जिस तरह सदीक ने बताया कि जिस तरह फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि जब मंजी तले डांग फेरने का वक्त था, उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब को जिस वक्त हौसला दिखाने की ज़रूरत थी, उस वक्त वो चुप रहे, और अब जो है वो बेजा तनकीद कर रहे हैं, और कैसे तनकीद कर रहे हैं जिस पे पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं उनको खुशी हो रही है और उनको फ़ायदा हासिल हो रहा है। हमें वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जल्द मुलाकात होगी। आपका बहुत शुक्रिया।